नमस्कार। बी पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य की इस आभासीय कक्षा में आपका स्वागत है। बी पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र के आज हम अंतिम कवि के रूप में दुष्यंत कुमार को पढ़ रहे हैं। दुष्यंत कुमार, जैसे कि मैंने आपको पिछले अपने पीडीएफ में भी परिचय दिया था, ये आधुनिक काल के एक ऐसे कवि हैं जिनका की जो काव्य है वो एकदम नए शिल्प में हमारे सामने आता है। आजादी के बाद जब एक बहुत बेचैनी का दौर था, विशेष रूप से वो बेचैनी 70 के दशक तक आते आते जब बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और आंदोलन और जन क्रांतियां हमारे देश में होने लगी थी, उस समय दुष्यंत कुमार का जो कविता थी या इनकी जो कविताओं की पंक्तियां थी, वो आंदोलनों में नारों के रूप में काम में ली जाती थी। इन्हें क्रांति का कवि कह सकते हैं। दुष्यंत कुमार ने गजल को एक नए ही रूप में, एक नए ही रूप शिल्प में हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य में गजल का एक नया ही रूप इन्होंने प्रचलित किया। गजल जिसे कि इश्क, मोहब्बत या महबूबा के हुस्न तक सीमित समझा जाता था, उन्होंने उसी गजल के शिल्प को जन आंदोलन की आवाज बनाया। और इनकी जो कविताएं हुआ करती थी या उस समय जो इनकी गजलों के शेर हुआ करते थे, वो शेर बहुत सारे धर्मों में, बहुत सारे आंदोलनों में इस तरह से काम में लिए जाते थे, जैसे कि आजादी के समय हमें हमें जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे वो नारे देते थे। इसके चलते उन्हें बहुत परेशानियां भी हुई। वो जनभाषा के पहले कवि के रूप में पहचाने भी जाने लगे थे, या पहचाने जाते हैं कहना चाहिए। और उनका अगर उनके पूरे काव्य के का एक मूल भाव कहा जाए कि दुष्यंत कुमार की कविता का मूल भाव क्या है, तो दुष्यंत कुमार के मूल के काव्य का मूल भाव क्रांति उभर के आता है। वो जिस तरह से अपनी बात कहते हैं, वो सीधा प्रहार करती है व्यवस्था पर, वो सीधा प्रहार करती है स्वतंत्रता के पश्चात जो बिगड़े हुए हालात थे उन पर। इनकी गजलों के शीर्षक नहीं है, लेकिन कुछ गजलें आपके पाठ्यक्रम में है। हम पहली गजल पढ़ रहे हैं। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। एक खंडर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। निर्वचन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ओट में जो जाके बतियाती तो है। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ हो या न हो आकाश सी छाती तो है। ये कविता या ये जो गजल है, ये गजल एक उम्मीद से भरी हुई गजल है। जब स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं, जब बेचैनी बहुत अधिक बढ़ गई है, उस बेचैनी में, उस निराशा में फिर भी कवि एक आशा रखता है। उसी आशा को जिस तरह से वो अनुभव करता है कि इसी आशा के बल पे शायद कल स्थितियां सुधर जाएंगी या ठीक हो जाएंगी, उसका स्वर इस गजल में हमें दिखाई देता है या आभासित होता है। वो कहते हैं, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। माने ये जो निराशा का माहौल है, इस निराशा के माहौल में भी कहीं कोई आशा की हल्की सी किरण या आशा का हल्का सा एहसास तो है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि नदी की धारा बिल्कुल गर्म नहीं है, नदी की धार के साथ उस पार से ठंडी हवा का एहसास भी है। नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। जर्जर माने बिल्कुल जीर्ण शीर्ण, बिल्कुल टूटी फूटी। वो कहते हैं कि व्यवस्था की नाव चाहे बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, बिल्कुल टूट फूट चुकी है, लेकिन फिर भी लहरों से टकराती तो है, अपने अस्तित्व की लड़ाई तो लड़ती है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। अभी आप अब इस रूपक को देखिए कि दीपक में
तेल से भीगी हुई बाती है, माने दीपक जलने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन दीपक स्वतः ही नहीं जल सकता, उसे जलाने के लिए एक चिंगारी की आवश्यकता है। तो कवि कहता है कि एक चिंगारी से, सिर्फ एक चिंगारी ले आओ कहीं से ढूंढ के, माने अपने अंदर वो जज्बात जगा लो, अपने अंदर की उस आग को एक बार हवा दे दो। एक बार अगर ये चिंगारी तुमने अनुभूत करके, एहसास करके अपने अंदर प्रज्वलित कर ली, तो फिर बदलाव का दीपक तो सतह ही जल जाएगा, क्योंकि स्थितियां लगभग उसी तरह से बदलती या परिवर्तित होती चली जाएंगी जिस तरह से हम चाहेंगे, लेकिन उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही, गाती तो है। पीर माने पीड़ा। कवि कहता है कि खंडहर जो हृदय है, जो आम व्यक्ति का, आम हिंदुस्तानी का जो दिल है, वो निराशा से बिल्कुल खंडहर हो चुका है, उसके दिल में कोई आशा नहीं बची है, बिल्कुल वीरान है। एक जंगली फूल सी, और जंगल का वो फूल जिसे कोई देखता ही नहीं है, जिसका कि कोई वजूद किसी के संज्ञान में ही नहीं आता। यद्यपि आदमी की जो पीर है, जो आम इंसान की जो पीड़ा है, वो पीड़ा गूंगी है। गूंगी है माने वो अपनी पीड़ा को, वो पीड़ा आवाज नहीं उठाती, वो पीड़ा गूंगी है। आम इंसान अपने हक की या अपने लाभ की या अपने हितों की बात नहीं कर रहा है, वो पीड़ित है, वो दुखी है, वो परेशान है, लेकिन उसने अपनी परेशानी को, अपनी पीड़ा को कोई स्वर नहीं दिया है, कोई शब्द नहीं दिया है, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी रूप में गाती है, गुनगुनाती है, मतलब किसी ना किसी तरह से तो अभिव्यक्त होती ही है, यद्यपि कि उसे समझा ना जा रहा हो। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी। यद्यपि सारे नगर पर माने सारे समुदाय पर, या कहें संपूर्ण हिंदुस्तान पर, सारे भारतवर्ष पर, सारे देश पर किसी ने एक चादर डाल दी है, माने सबको शांत कर दिया है। एक चादर डाल देना मतलब उसको छुपा देना, उसको शांत कर देना। तो किसी ने, माने किसने? व्यवस्था ने। व्यवस्था ने आम इंसान को या आम समुदाय के ऊपर एक खामोशी की चादर डाल दी है, लेकिन ये अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। ये जो निराशा का अंधेरा है, ये निराशा का अंधेरा यद्यपि इस समय बहुत घना है, बहुत घनघोर है, लेकिन फिर भी इस निराशा की एक सड़क भोर तक, माने आशा की उस किरण तक जाती है। इसी निराशा से आशा का जन्म होता है। निर्वचन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, यहाँ पर नदी को आप जन समुदाय के रूप में देख सकते हैं, जो सामने किसी के बोलती नहीं, व्यवस्था के खिलाफ आवाज नहीं उठाती। तो कवि कहते हैं कि निर्वचन मैदान में, माने निर्वचन माने बेवचन, बे आवाज, खामोश, किसी के सामने अपने विरोध का स्वर न उठाने वाली ये जन समुदाय रूपी जो नदी है, ये नदी बेशक मैदान में, माने सबके सामने चुप है, खामोश है, लेकिन पत्थरों से ओट में जाके बतियाती तो है, लेकिन आपस में छुप छुप कर, ओट में माने छुप के, पत्थरों से माने जहां पे पत्थर से कोई लहर टकराएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि इसका एक पैराडॉक्स या इसका एक विरोधाभास ये भी है कि लगातार पानी पत्थर पर एक ही जगह पड़ता रहे तो पत्थर के भी टुकड़े हो सकते हैं। तो कवि कहता है कि पत्थरों से, जो लोग सामने नहीं बोल रहे हैं, जो सामने आके विरोध नहीं कर रहे हैं, वो भी अकेले में चुपचाप से, जिनसे बात करके कोई फायदा ना होगा, लेकिन फिर भी उनसे बतियाते तो हैं, अपने बारे में, अपनी हक के बारे में, व्यवस्था के विरोध में बात तो करते हैं। दुख नहीं कोई कि उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ हो या न हो आकाश सी छाती तो है। कवि कहता है कि उपलब्धियों के नाम पर दुख नहीं है, कम से कम आज कागजों में ही सही, केवल ख्यालों में ही सही, व्यवस्था अपनी उपलब्धियां गिनाती है, और वो उपलब्धियां लिखने के लिए उसके पास बहुत बड़ा आकाश है, माने उसके पास बहुत विस्तृत स्थान है, या वो गा गा कर, चिल्ला चिल्ला कर अपनी उपलब्धियों के बारे में वर्णन कर सकती है। वो आकाश उसके सामने फैला पड़ा है,
वो बात अलग है कि उपलब्धियों के नाम पर वास्तव में कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।